हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में पिछली क्लास में बहुत सारी बातें आपको बताया था कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का वर्गीकरण आपको बताया गया था। उसके बाद हमने आपको यहाँ तक यह पढ़ा दिया था कि द्रव्य के गुणधर्म में कि द्रव्य का गुणधर्म होता है द्रव्यमान, भार। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि आयतन क्या होता है, घनत्व का सूत्र बताया था, तापमान भी आपको बताया था कि तापमान को मापने के लिए 4 प्रकार से पैमाने होते हैं। हमने आपको बताया था सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन और र्यूमर पैमाना। हमने आपको पिछली वीडियो में सब पढ़ा दिया था। आज देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अणुभार, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, यह रसायन विज्ञान का रसायन विज्ञान का रीढ़ की हड्डी है। इसे हम रसायन विज्ञान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यदि आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको अणुभार जरूर निकालना आना चाहिए। तो देखिए, आज हम सीखेंगे अणुभार। उसके बाद जो हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हम सीखेंगे तुल्यांकी भार। हम सीखेंगे कि तुल्यांकी भार क्या होता है। आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए सर, हम देखते हैं कि अणुभार कैसे निकालते हैं। अणुभार कैसे निकालते हैं? अणुभार निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए आपको महत्वपूर्ण तत्वों का, जो यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर जो लिखा है ये रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व है, लिखे गए हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और ऊपर 1 लिखा गया है। हाँ, ध्यान से देखिए, कापी कलम निकाल लो। लाइन देख रहे हो तो कापी कलम आपके हाथ में होना चाहिए और डायरेक्ट लिखो। यहाँ पर लिखा गया है He 2 और ऊपर 4, Li 3 और 7। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्यों लिखे हो आप, 3 7 4 9 सर क्यों लिखे हो? हमने तो अपने हाथ में यहाँ पर लिखा है, हमने तो सर अपने हाथ में लिख लिया है 786। सर इसका मतलब क्या होगा? अरे इसका मतलब मत जानो। देखो, कार्बन यहाँ लिखा है 6 ऊपर 12, नाइट्रोजन 7 14। इसका मतलब क्या होता है जो नीचे नंबर लिखा होता है, देखो यहाँ पर 30 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है 65.4। तो जो नीचे लिखा होता है इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। इसे क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर लिखा होता है संख्या, इसे हम कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं? परमाणु भार। तो आपको यही याद रखना है। अर्थात हमने तत्वों का महत्वपूर्ण तत्व है सब, हमने महत्वपूर्ण तत्वों का परमाणु क्रमांक और ऊपर लिख दिया है परमाणु भार। आपको यह याद होना चाहिए, तब जाके आपको अणुभार निकालना आएगा। चलिए हम सीखते हैं अणुभार अब कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक और ऊपर क्या लिखा गया है? ऊपर लिखा गया है परमाणु भार। तो चलिए हम सीखते हैं कि अणुभार कैसे निकालते हैं। तो अणुभार निकालने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नमक का अणुभार क्या होगा। क्या पूछा जाएगा कि नमक का अणुभार क्या होगा? नमक को हम कहते हैं NaCl। नमक को क्या कहते हैं? NaCl। पूछा जाएगा NaCl का अणुभार क्या होगा, NaCl का अणुभार क्या होगा। चलिए देखिए अणुभार कैसे निकाला जाएगा। अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र होता है नमक का NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। चलिए हम निकालते हैं अणुभार। NaCl का जब आप निकालेंगे अणुभार, NaCl का अणुभार, तो अणुभार कैसे निकालेंगे? आपको तत्व का याद होना चाहिए परमाणु भार, और जो संख्या ऊपर लिखी गई है यही है परमाणु भार। तो चलिए Na का सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको Na का निकालना है। Na का देखना है, परमाणु भार 23 है। क्या लिखा गया है? 23। हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 23। अब बीच में आप प्लस लगा दीजिए। आप Cl का देखेंगे, परमाणु भार कितना है? परमाणु भार है 35.5। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर सोडियम का हमने लिख दिया परमाणु भार, सोडियम का क्या लिख दिया? परमाणु भार। और उसके बाद हमने लिख दिया क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, बताइए क्या होगा? 5 और 3 8, 5 3 8 3 2 5। जब जोड़ेंगे आ जाएगा NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का आ गया अणुभार 58.5। 58.5। चलिए अगला नंबर, प्रश्न नंबर दूसरा।
प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे पूछा जाएगा जैसे H2O का अणुभार, किसका पूछा जाएगा? H2O। सर H2O का नाम क्या है? H2O का नाम है जल। H2O का नाम क्या है? जल। आपसे पूछा जाएगा जल का अणुभार क्या होगा। चलिए जल का अणुभार कितना होगा? जल का अणुभार, अब देखिए जल का अणुभार कैसे निकाला जाएगा। जल का अणुभार कैसे निकाला जाएगा? अब जल का अणुभार निकालने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है H2O, तो सबसे पहले हम H का हम देखेंगे। H का देखेंगे परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। लेकिन देखिए जैसे Na का हमने परमाणु भार लिखा 23, कितना लिखा? 23। अब देखिए यहाँ पर Na 1 था, लेकिन यहाँ पर देखिए H2 का मतलब हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है लेकिन पीछे 2 है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन 2 है। आप 2 से गुणा कर दीजिए, फिर बीच में प्लस, फिर बीच में आप प्लस लिखेंगे। O का मतलब ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन का हम देखेंगे परमाणु भार क्या होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हम लिखेंगे 16। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन 1 है, O मतलब ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो सिर्फ हम 16 लिखेंगे। इसे जब हल करेंगे 2 का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 16, और 16 और जब 2 का हम जोड़ेंगे आएगा 18। जैसे आ गया तुम्हारा आंसर आ गया कि H2O का अणुभार कितना होता है? 18। H2O का अणुभार कितना होता है? 18। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न, आप इसी प्रकार किसी भी परमाणु का निकाल सकते हैं अणुभार। चलिए 1-2 प्रश्न और आपको मैं बताता हूँ, आपके अंदर सिखाता हूँ कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। देखिए अगला नंबर आपसे जैसे यूरिया का अणुभार क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा यूरिया का अणुभार क्या होगा। चलिए यूरिया का अणुभार क्या होगा आपसे पूछा जाएगा। तो यूरिया का अणुभार, अब देखिए यूरिया का अणुभार निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया का हमारा होता है रासायनिक सूत्र NH2CO NH2। चलिए अब हम निकालेंगे इसका अणुभार। देखिए अणुभार का 3 नाम है, ऊपर हेडिंग में लिखा गया है कि अणुभार, मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। इनमें से कोई भी नाम आपसे पूछा जाए आप वैसे ही निकालेंगे। तो यूरिया का अणुभार कैसे निकाला जाएगा? अब देखिए सबसे पहले लिखा गया है यूरिया में N का मतलब होता है नाइट्रोजन। चलिए नाइट्रोजन का हम देखेंगे, नाइट्रोजन का देखेंगे परमाणु भार 14 है, यहाँ पर लिखेंगे हम 14। क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। लेकिन उसके बाद देखिए इस यौगिक में नाइट्रोजन कितनी बार है, नाइट्रोजन की संख्या कितना है? तो देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, नाइट्रोजन इसमें 2 है, तो हम लिखेंगे 14 और गुणित लिखेंगे 2। अब आप लिखिए प्लस। उसके बाद देखिए H लिखा गया है, H तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। उसके बाद लिखेंगे गुणा का चिन्ह, फिर हाइड्रोजन इसमें कितना है? तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कुल 4 है, 4 का हम गुणा करेंगे और उसके बाद लिखेंगे प्लस। यहाँ पर C लिखा गया है, बताइए C मतलब कार्बन, और कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12, यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब इस यौगिक में देखेंगे कार्बन कितना है, तो इस यौगिक में कार्बन सिर्फ 1 है, इसलिए सिर्फ 12 लिखेंगे। इसमें किसी का मल्टीप्लाई अर्थात गुणा नहीं करेंगे। O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16 लिखेंगे 16। अब सर आप कहेंगे सर इसमें कितने का गुणा होगा? तो ऑक्सीजन भी देखिए सिर्फ 1 है। यदि ऑक्सीजन 2 होता या ऑक्सीजन के पीछे लिखा होता O2 O3 तो उसी का गुणा करते, इसमें ऑक्सीजन 1 है, सिर्फ 16 लिखेंगे। चलिए हल करते हैं, 14 में 2 का गुणा करेंगे 28, कितना आ गया? 28। 4 और 1 का गुणा करेंगे 4 प्लस 12 और प्लस 16। चलिए इसे हम जोड़ देंगे, जब हम इसे जोड़ेंगे आएगा 60। देखिए 6 2 कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 8 और 4 कितना? 12, 12 8 20, हमारा 20 हो गया। और देखिए यहाँ पर 1 1 2 और 2 2 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा आंसर आता है यूरिया का हमेशा जब आप अणुभार निकालेंगे 60 आएगा। उसके बाद जल का हमेशा आता है 18 और NaCl का हमेशा आता है 58.5। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे अणुभार का तो आपको याद हो जाएगा। और हम तो कहेंगे आप याद रखिए जैसे NaCl का
NaCl का आप याद रख लीजिए कि अणुभार होता है 58.5। अणुभार कितना होता है 58.5। और अगला नंबर होता है जल का अणुभार 18, यूरिया का अणुभार 60, यूरिया का अणुभार 60। चलिए एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपको बताता हूं। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में आपसे जैसे किसका अणुभार निकालना है। प्रश्न नंबर 4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का हमें निकालना है अणुभार क्या होगा। चलिए लास्ट प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपसे पूछा जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकालिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का देखिए क्या होता है H2SO4। क्या होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। आपको याद रखना होगा। है पीछे वाले आगे देखो, हाँ तुम ही जो पढ़ रहे हो ऑनलाइन, चलो H2SO4 का H2SO4 क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका निकालना है अणुभार। क्या निकालना है अणुभार। सर अणुभार कैसे निकालते हैं, तो अणुभार कैसे निकालते हैं आपको तो यही याद होना चाहिए। इन तत्वों का परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद होना चाहिए, इन्हीं का याद होना चाहिए। चलिए देखिए H का मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, परमाणु भार 1 हम लिखेंगे 1 और गुणित 2। सर 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें H2 है, हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 2 का गुणा हो गया प्लस। अगला नंबर यस। सर यस का मतलब क्या होता है, अरे यस का मतलब सल्फर। यस का मतलब सल्फर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यस का मतलब सल्फर, और सल्फर यहाँ पर लिखा गया है परमाणु भार 32 और प्लस। सर ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हम लिखेंगे 16। तो यहाँ पर 16। अब सर इसमें कितना गुणा होगा, देखिए ऑक्सीजन के पीछे 4 लिखा गया है। जब 4 लिखा गया है अर्थात इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 4 है, 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसी प्रकार जितने भी यौगिक हैं, इसी प्रकार जितने भी यौगिक हैं आप हजारों यौगिकों का निकाल सकते हैं अणुभार। तो चलिए 16 गुणित 4 हो गया। सर इसे हम कैसे हल करेंगे, 2 में 1 का गुणा कर दीजिए 2, अब प्लस क्या लिखेंगे 32। उसके बाद 16 में 4 का गुणा कर दीजिए 64। जब हम जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 4 2 6 6 2 8। जब पूरा हम जोड़ेंगे 98, कितना आएगा 98। तो H2SO4 का सदैव आता है अणुभार 98, H2SO4 का आता है 98, और उसके बाद लिखा गया है यूरिया का आता है 60। जब आप एसिटिक अम्ल का निकालेंगे ना तो एसिटिक अम्ल का भी 60 आएगा। अगला नंबर जल का 18 और नमक का कितना हो गया 58.5। चलिए अणुभार ऐसे ही निकाला जाता है। अणुभार निकालने के लिए बस आप इतना ही याद रखिए, इन तत्वों का परमाणु भार परमाणु क्रमांक याद रखिए, आपको अणुभार उसके बाद सबको निकालना आ जाएगा। चलिए इतना कंप्लीट करिए, उसके बाद आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीखेंगे तुल्यांकी भार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसे नोट कीजिए, तब हम सीखेंगे तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। अब चलिए हम अगला नंबर सीखते हैं तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार हमेशा आपके पेपर में 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पी में पूछा जाता है हमेशा। इसका प्रश्न आपके क्लास 11th में और 12th में तो बहुत ही आपके लिए आवश्यक है। जब 12th का आप पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे ना विलियन, तो विलियन में तुल्यांकी भार का बहुत बड़ा रोल है। तुल्यांकी भार का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि विलियन में क्या होता है, एक हेडिंग हमें पढ़ना होता है जिसका नाम है नॉर्मलता। नॉर्मलता सीखने के लिए आपको तुल्यांकी भार जरूर आना चाहिए। तो चलिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुल्यांकी भार। चलिए आज मैं आपको तुल्यांकी भार ऐसा पढ़ाऊंगा ना, आपके लिए तुल्यांकी भार एकदम पानी पानी हो जाएगा। चलिए सीखते हैं सर आज का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुल्यांकी भार। तो चलिए कॉपी में आप हेडिंग लिखिए, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। अब तुल्यांकी भार को हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। तुल्यांकी भार को हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। तुल्यांकी भार को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास।
देखिए तुल्यांकी भार आपको ध्यानपूर्वक और क्रम से सीखना होगा। और तुल्यांकी भार मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आप जब स्कूल में बैठेंगे, आपके स्कूल में कोई टीचर और मैम पढ़ाएंगे ना, तो मैम आपकी जो है ना वो पागल हो जाएंगी। मैम सोचेंगे यार ये लड़का कहाँ से पढ़कर आया है, ये स्टूडेंट कहाँ से पढ़कर आया है जिस तुल्यांकी भार को मैं निकाल नहीं पाती हूँ, मुझे लड़कों को बताने में दिक्कत होती है, ये तो तुल्यांकी भार 1 सेकंड में निकाल दे रहा है। मैडम आपकी ना दीवानी हो जाएंगी, सोचने लगेंगे यार तो लड़का बहुत मजेदार है, ये तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात कर ले रहा है। तो चलिए आज मैं आपको ना तुल्यांकी भार इतनी मजेदार तरीके से सिखाऊंगा ना, आज तुल्यांकी भार आपको ऐसे सिखाऊंगा ना कि आपके अंदर ना केमिस्ट्री की आग लग जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको धैर्यपूर्वक आपको सीखना होगा, आपको आसान से और आराम से सीखना होगा कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। और तुल्यांकी भार में आपसे पेपर में डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, न ही कोई हेडिंग पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि अगला नंबर H3PO3 का तुल्यांकी भार है, यही तो पूछा जाएगा कि इनका तुल्यांकी भार क्या होगा। तो तुल्यांकी भार देखिए निकालने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार से और क्रम से सीखना होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे तत्व का तुल्यांकी भार। देखिए इसमें क्या क्या सीखना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुल्यांकी भार में क्रम से सीखना है। जैसे देखिए पहला नंबर हमें क्या सीखना है, पहला नंबर हमें सीखना है तत्व का तुल्यांकी भार। पहला नंबर तत्व का तुल्यांकी भार। तत्व का तुल्यांकी भार। और दूसरा नंबर जो हमें सीखना होता है उसका नाम रखा गया है, दूसरे नंबर का नाम आयन का तुल्यांकी भार। आयन का तुल्यांकी भार। आयन का तुल्यांकी भार। और जो तीसरा नंबर होता है, तीसरे नंबर का नाम रखा गया है लवण का तुल्यांकी भार। लवण का मतलब साल्ट होता है, लवण को हम साल्ट कहते हैं। जैसे आप नमक खाते हैं ना, NaCl एक प्रकार का साल्ट है। NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण है अर्थात साल्ट। तो तीसरा नंबर हम सीखते हैं लवण का तुल्यांकी भार। और जो चौथा नंबर होता है ना, चौथे नंबर का नाम है अम्ल का तुल्यांकी भार। चौथा नंबर हमें क्या पढ़ना है, आज हमें 5 तुल्यांकी भार में इन 5 टॉपिक का तुल्यांकी भार सीखना है। तो हमें चौथा नंबर क्या है, चौथे नंबर का नाम है अम्ल का तुल्यांकी भार। और जो 5वां नंबर है उसका नाम रखा गया है क्षार का तुल्यांकी भार। तो आज तुल्यांकी भार में इन्हीं 5 टॉपिक को हमें क्रम से पढ़ना है कि तत्व का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, आयन का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, और लवण का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, अम्ल का और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए पहला नंबर आज हम सीखते हैं। पहले नंबर का शुरुआत करते हैं, पहला नंबर का कि तत्व का तुल्यांकी भार। पहला नंबर तत्व का तुल्यांकी भार। तत्व का तुल्यांकी भार। अब देखिए तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट। तत्व को क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब तत्व।
अब देखिए तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है। आपको इन पांचों टॉपिक का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको एक सूत्र पढ़ना होगा। चलिए वो सूत्र क्या है, वह राज्य क्या है, आज मैं खोलता हूं कि तत्व का तुल्यांकी भार। जब आप निकालेंगे तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार, तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार। क्या होता है, परमाणु भार, परमाणु भार और बटे संयोजकता। बटे होता है संयोजकता। तो हमारा तत्व का तुल्यांकी भार के लिए एक फार्मूला होता है और इसी फार्मूला से हम निकालेंगे। फार्मूला क्या लिखा गया है कि तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। अब देखिए संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजकता को हम अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी हम कहते हैं। और संयोजकता का सर मतलब क्या होता है, हमने आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाया है। रासायनिक सूत्र जब हमने आपको बनाना सिखाया था तो उसी में बताया था कि तत्वों के ऊपर प्लस या माइनस होता है। जैसे Na के ऊपर प्लस होता है और Ca के ऊपर +2 होता है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 होता है, उसके बाद क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। तो जो ऊपर प्लस माइनस लिखा गया है ना, तत्वों के ऊपर जो प्लस माइनस लिखा गया है इसी को हम कहते हैं संयोजकता। इसी को हम कहते हैं संयोजकता, अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैलेंसी। तो जो ऊपर प्लस और माइनस होता है यही संयोजकता होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा पहला नंबर, आपसे जिसे पूछ लिया जाए पहला नंबर कि हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार। अब बताइए हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, तत्व। तो हम पहले तत्व का सीखेंगे। तो हाइड्रोजन तत्व होता है, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार। ध्यान से देखिए आपको सभी को समझ आएगा। हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार, अब देखिए कैसे निकलेगा, बराबर हाइड्रोजन तत्व है तो यहाँ पर लिखा गया है परमाणु भार। अभी हमने आपको बताया ना, आपको इंपॉर्टेंट तत्वों का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक हमने याद करा दिया कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऊपर लिखेंगे 1। अब सर संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजकता का मतलब यही जो तत्व के ऊपर प्लस माइनस लिखा गया है ना, इसी को हम संयोजकता या आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर हमने लिखाया है आपको प्लस, क्या होता है, प्लस। आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि H के ऊपर प्लस होता है। अब प्लस यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1 माना जाएगा, तो इसका मतलब +1। तो संयोजकता लिखिए, यहाँ पर लिखा गया है संयोजकता, तो हम सिर्फ गिनती लिखेंगे। गिनती का मतलब नंबर। हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें नंबर लेना है। जैसे यहाँ पर 2, 3, 2, 1, 1, यही हमारा संयोजकता होता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, चिन्ह नहीं लिखेंगे। अब देखिए हो गया 1 में 1 का भाग देंगे 1, अर्थात हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार 1। चलिए जैसे अगला नंबर हमें ज्ञात करना हो कैल्शियम। कैल्शियम एक प्रकार का तत्व है, तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार आपसे पूछा जाएगा। कैल्शियम का तुल्यांकी भार आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो Ca मतलब कैल्शियम का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैल्शियम का परमाणु भार। अब बताइए कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 40। कितना लिखा गया है, 40। अब नीचे लिखा गया है सूत्र में संयोजकता। तो संयोजकता का मतलब यही होता है कि इसके ऊपर कितना प्लस या माइनस होता है। तो इसके ऊपर लिखा गया है +2, तो अर्थात इसकी संयोजकता 2 होती है। संयोजकता में प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ नंबर लिखा जाएगा। तो जब हम 2 लिखेंगे ना, जब 2 से इसे काटा जाएगा तो 20, अर्थात कैल्शियम का परमाणु भार तो 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु भार तो 40 होता है, लेकिन कैल्शियम का तुल्यांकी भार 20 होगा। कितना होगा, 20। तुल्यांकी भार ऐसे ही निकाला जाएगा। चलिए जैसे अगला नंबर जैसे यहाँ पर देखिए, अगला नंबर हम देखेंगे एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार। अगला नंबर एल्युमिनियम का प्रतीक Al। तो एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार, एल्युमिनियम का
तुल्यांकी भार। अब देखिए एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा, ऊपर लिखा गया है परमाणु भार। तो एल्यूमिनियम का हमने आपको बताया था परमाणु भार 27 होता है। अब सर संयोजकता क्या होगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि संयोजकता का मतलब उसके ऊपर कितना प्लस या माइनस होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3, तो यहाँ पर सिर्फ 3 लिखेंगे और जब काटेंगे कितना आएगा 9। तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार तो 27 होता है लेकिन तुल्यांकी भार 9 आता है। अगला नंबर सर ऑक्सीजन का बता दीजिए। सर ऑक्सीजन का बता दीजिए तुल्यांकी भार। तो लिखेंगे ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार, तो बताइए ऑक्सीजन का परमाणु भार। बताइए ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। और सर ऑक्सीजन का संयोजकता तो लिखा जाता है -2, अर्थात संयोजकता 2 होगी। संयोजकता 2 होगी, जब काटेंगे आएगा 8। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार तो 16 होता है लेकिन तुल्यांकी भार 8 होता है। तुल्यांकी भार 8 होता है। चलिए जैसे और सीखते हैं, और देख लीजिए किन तत्वों का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा। जैसे आपको देखना है Au। Au का मतलब होता है गोल्ड। Au का मतलब गोल्ड। तो गोल्ड का तुल्यांकी भार, गोल्ड का मतलब सोना का तुल्यांकी भार का तुल्यांकी भार। अब देखिए हमने आपको बताया था गोल्ड, इसका होता है परमाणु क्रमांक 79 और परमाणु भार 197, ये बताया गया था ना, 79 और 197। और बताया गया था कि Au मतलब गोल्ड, गोल्ड के ऊपर होता है +3। देखिए ये लिखा गया था गोल्ड के ऊपर कितना होता है +3। तो यही जब आपको पता रहेगा ना तो तुल्यांकी भार आपके लिए आसान हो जाएगा। बराबर देखिए क्या होता है परमाणु भार, तो परमाणु भार 197 लिखेंगे, 197 और लिखेंगे अपान। अब हम क्या लिखेंगे अपान। अब बताइए ऊपर लिखा गया है +3, तो जो 3 है हमारा ना, यही हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा संयोजकता। चलिए 3 से इसे काट दीजिए, 3 का इसमें हम भाग करेंगे ना, हमारा आ जाएगा तुल्यांकी भार। चलिए 3 का हम भाग करेंगे 197 में, 197 में 3 का भाग तो कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार 6 बार। और यहाँ पर आ गया 1 और 7। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार 5, तो कितना हो गया 15। उसके बाद 2, अब दशमलव, उसके बाद हम लिखेंगे 0। अब बताए कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार 6 बार। और फिर यहाँ पर 18 हो जाएगा और फिर कितना आएगा 2, दशमलव है 0, फिर कितनी बार 6। अर्थात जब हमारा आंसर आएगा ना 65.66, कितना 65.66, इसी को लिखा जाता है 65.67, 65.67। तो देखिए Au का मतलब गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना। जब आपसे पूछा जाए, आपका टीचर पूछेगा कि बताइए गोल्ड का परमाणु भार कितना होता है, आप बताएंगे 197, आप बताएंगे परमाणु भार 197 लेकिन तुल्यांकी भार 65.67। तो तुल्यांकी भार देखिए तत्व का तुल्यांकी भार इसी प्रकार निकालते हैं। आप ऊपर परमाणु भार लिख दीजिए और नीचे संयोजकता का मतलब कितना प्लस और माइनस होता है। अगला नंबर एकदम सेम टू सेम है, इसी के समान है। दूसरा नंबर लिखा गया है आयन। दूसरा नंबर क्या है आयन। तो चलिए हम देखते हैं आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो हम लिखेंगे आयन का तुल्यांकी भार। आयन का तुल्यांकी भार। अब देखिए पहला नंबर तो आप सभी को आ गया होगा, और यह क्लास आप जब आज पढ़ रहे होंगे ना, आपको स्वयं लग रहा होगा सर आज की क्लास में तो बहुत मजा आ रहा है, सर मैं क्या करूं, मैं केमिस्ट्री में तेज हो रहा हूं, सर मेरा पढ़ने में तो मन लग रहा है, लेकिन घर वाले डांट रहे हैं, घर वाले सर बहुत डांट रहे हैं कि तुम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ने लगे हो। घर आपकी मम्मी सोचेगी ना कि मेरी बेटी इतना क्यों पढ़ रही है यार, वहाँ मेरी बेटी शाम को 6-7 घंटे मोबाइल चलाती थी, लेकिन आज मेरी बेटी ना अपने दिमाग को चला रही है कापी और कलम लेकर। आपकी मम्मी भी परेशान हो जाएगी, मेरी बेटी इतना क्यों पढ़ रही है। चलिए देखिए आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे तुल्यांकी भार, क्या लिखेंगे आयन का। सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र। तो सूत्र क्या हो गया तुल्यांकी भार बराबर, देखिए इस सूत्र में क्या लिखेंगे, सूत्र में लिखते हैं कि आयन का भार, क्या लिखते हैं आयन का भार, सूत्र होता है
आयन का भार और बटे होता है आवेश, बटे क्या लिखते हैं, आवेश। बस यही हमारा फार्मूला होता है। इसमें फार्मूला था परमाणु भार संयोजकता। और देखिए बहुत सारे लोग और किताब में इसका जो फार्मूला है ना पहले की जैसा, अर्थात यही फार्मूला उठाकर लिखा जाता है। पहले का आयन का तुल्यांकी भार और तत्व का तुल्यांकी भार दोनों का फार्मूला सेम लिखा जाता है। जब अगर आप सेम लिखेंगे ना तब भी सही माना जाएगा। कैसे, चलिए क्लियर करता हूं। जैसे देखिए पहला नंबर इसमें पूछा जाएगा आपसे जैसे पूछा जाए H प्लस का तुल्यांकी भार, H प्लस का तुल्यांकी भार। अब देखिए यहाँ पर H प्लस, तो यहाँ पर H क्या था, तत्व। H क्या है, तत्व, लेकिन H के ऊपर प्लस लग गया, अब क्या बन गया, आयन। क्या बन गया, आयन। तो हो गया H प्लस मतलब आयन। तो देखिए H प्लस मतलब आयन है, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, एक ही होता है ना, तो एक लिखेंगे। और आवेश का मतलब बताइए, यहाँ पर +1 माना जाएगा, एक लिखा गया है। एक बटे जब एक करेंगे कितना आएगा, एक ही। तो तत्व का जब निकालते हैं तुल्यांकी भार तो आयन का, तो दोनों का क्या आता है, समान। इसीलिए यदि आप फार्मूला में लिखेंगे कि तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार और बटे यहाँ पर आवेश लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा, अर्थात दोनों का आंसर सेम आता है। देखिए जैसे अगला नंबर हम यहाँ पर लिख दें Al+3, लेकिन आप ढंग से और क्रम से पढ़िए कि तत्व का तुल्यांकी भार ऐसे निकालते हैं और आयन के लिए फार्मूला यह होता है आयन का भार बटे आवेश। चलिए Al+3 यह आयन है, और कैसा आयन है, धन आयन। Al+3 का तुल्यांकी भार, Al+3 का तुल्यांकी भार अब कैसे निकालेंगे, आयन का भार। आयन हमारा एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का भार होता है 27 बटे आयन, और नीचे लिखा गया है आवेश। आवेश बताइए कितना है, +3। तो हम चिन्ह नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, नंबर। जब काटेंगे कितना आएगा, 9। तो इसी प्रकार आप हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम। चलिए जैसे अगला नंबर कैल्शियम देखते हैं, Ca+2, ये हमारा है कैल्शियम आयन। क्या है, कैल्शियम आयन है। चलिए कैल्शियम आयन का हम तुल्यांकी भार सीखते हैं। तो कैल्शियम आयन का तुल्यांकी भार, कैल्शियम आयन का तुल्यांकी भार बराबर, चलिए अब लिखा गया है आयन का भार। तो आयन हमारा क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या होता है, 40 बटे आवेश। आवेश का मतलब यही +2। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर लिखा जाएगा। जब काटेंगे कितना आ गया, 20। तो देखिए तत्व और आयन में सेम आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, इन प्रश्नों को भी पूछा जाता है। कैसे प्रश्न, जैसे SO4-2, यह भी तो आयन है। SO4-2 कैसा आयन है, SO4-2 कैसा आयन है, ऋण आयन है, और इसका नाम क्या है, सल्फेट आयन। इसे क्या कहते हैं, सल्फेट आयन। SO4-2 को कहते हैं सल्फेट आयन। जब इसका पूछा जाएगा तुल्यांकी भार, तो आप निकालेंगे तुल्यांकी भार बराबर, चलिए तुल्यांकी भार बराबर लिखा गया है आयन का भार। तो इसमें आयन का क्या है, सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन का हम भार निकालेंगे, लिखा गया है ना आयन का भार। आयन मतलब सल्फेट है, तो सल्फेट का भार कैसे निकाला जाएगा। चलिए अभी हमने आपको थोड़ा समय हुआ भाई, थोड़ा पीछे ही हमने आपको बताया कि भार कैसे निकालते हैं। तो चलिए सल्फर का कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 4 है, हमने आपको बताया था 4 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 32 हो गया, और 16 में 4 का गुणा 64। चलिए जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो गया, 4 2 6, 4 2 6 और 6 3 9। तो SO4-2 जो आयन है ना, इसका भर आएगा 96, और बटे आवेश कितना है -2, तो सिर्फ 2 लिखेंगे। अब चलिए काट दीजिए, जब काटेंगे कितना आ जाएगा 48, कितना आएगा 48। तो अगर इस प्रकार से पूछा जाए तब भी आप बता सकते हैं। जैसे एक और होता है, उसे हम कहते हैं फास्फेट आयन। PO4 के ऊपर -3, PO4 के ऊपर
-3। फास्फेट आयन का आपसे पूछा जाए तुल्यांकी भार, आपके बुक में भी दिया गया है। ऐसे प्रश्न आपकी किताब में बहुत सारे मिल जाएंगे कि PO4 का तुल्यांकी भार, PO4 -3 का तुल्यांकी भार। चलिए इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सूत्र होता है आयन का भार। चलिए PO4 -3 का हम निकालेंगे भार। तो फास्फोरस का हमने आपको लिखाया था 31, लिखेंगे प्लस। ऑक्सीजन का कितना लिखाया गया था 16 गुणते 4 है, 4 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 31 प्लस 64 जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 6 3 9 आएगा 95। कितना आ जाएगा 95। लिखेंगे हम यहाँ पर 95 और बटे में लिखेंगे 3, बटे में 3, देखिए आवेश 3 है ना, तो 95/3। अब इसे भाग कर दीजिए, भाग कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे स्वयं इसका भाग करेंगे तो देखिए 2 टॉपिक खत्म हो गया आपका का तुल्यांकी भार में 2 टॉपिक खत्म हो गया। पहला नंबर तत्वों का तुल्यांकी भार और दूसरा नंबर आयन का तुल्यांकी भार। चलिए इतना लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे लवण का तुल्यांकी भार, अम्ल और क्षार का। चलिए अब हमारा तीसरा नंबर है लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार भी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सूत्र। तुल्यांकी भार के लिए अलग अलग प्रकार से सूत्र बनाया गया है, सभी का सूत्र में कुछ ना कुछ सेम होता है। जैसे देखिए लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, लिखते हैं हम तुल्यांकी भार, लिखेंगे लवण का तुल्यांकी भार बराबर, लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है सूत्र भार, क्या लिखा जाता है सूत्र भार, और बटे हम लिखते हैं धनायनों या ऋणायनों की संख्या। धनावेशों की या धनायनों कहिए, धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या, या यदि आप यहाँ पर लिखेंगे ऋणावेशों की संख्या तब भी सही माना जाएगा। तो फार्मूला यही आपका यूज किया जाता है कि तुल्यांकी भार बराबर होता है सूत्र भार बटे धनावेशों की संख्या, या सुन लीजिए और होता है सूत्र भार बटे ऋणावेशों की संख्या। चाहे यहाँ पर धनावेशों की संख्या लिखिए और चाहे आप क्या लिखिए ऋणावेशों की संख्या। चलिए मैं लिख देता हूँ, स्वयं लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, या यदि आप यह फार्मूला लगाएंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा और सूत्र सही माना जाएगा। सूत्र भार बटे होता है ऋणावेशों की संख्या। ऋणावेशों की संख्या। देखिए हमारा सूत्र होता है। तो चलिए अब हम सीखेंगे। चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए NaCl, NaCl लवण है, लवण के अंतर्गत क्या आता है पहला नंबर NaCl, NaCl को साल्ट कहते हैं और लवण का अंग्रेजी साल्ट भी होता है। लवण का अंग्रेजी क्या होता है साल्ट, अर्थात NaCl एक प्रकार का लवण है। तो NaCl का तुल्यांकी भार, तो NaCl का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा गया है सूत्र भार। क्या लिखा गया है सूत्र भार, सूत्र का भार का मतलब NaCl का हम क्या लिखेंगे, NaCl का क्या निकालेंगे भार। सूत्र भार का मतलब वही क्या अणुभार ही निकालेंगे, यहाँ पर भार लिखा गया है ना, तो NaCl का हम भार निकालेंगे। और जब हम NaCl का भार निकालते हैं आता है 58.5, 58.5 सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, जब जोड़ेंगे 58.5 आएगा बटे धनावेशों की संख्या कहिए या ऋणावेशों की संख्या, बात वही होगा। देखिए NaCl में देखिए NaCl में क्या होता है, Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस। तो देखिए धनावेशों की संख्या अगर हम देखेंगे तब भी 1 है और ऋणावेशों की संख्या देखेंगे तब भी 1 है, इसलिए एक ही फार्मूला यूज कीजिए आपका आंसर सेम आएगा। तो धनावेशों की संख्या 1 होता है, जब 1 लिखेंगे तो हमारा यही आएगा 58.5। तो NaCl एक लवण है
जिसका तुल्यांकी भार वही आता है 58.5। लेकिन जैसे अगला नंबर देखिए, उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम सल्फेट भी एक प्रकार का लवण है। कैल्शियम सल्फेट भी एक प्रकार का लवण है। इसका तुल्यांकी भार तो लिखेंगे का तुल्यांकी भार बराबर चलिए लिखा गया है सूत्रभार। सूत्रभार का मतलब इसका अणुभार निकालेंगे। तो कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40 होता है। कितना होता है? 40। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का 16 और 4 करेंगे 64। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे कितना आ गया? 6 4 2 6 और 6 3 9 4 13 136 यही आएगा। अर्थात कैल्शियम सल्फेट का भार या अणुभार कितना आ गया? 136। अब नीचे देखिए एक ही फार्मूला लगाइए, धनावेशों की संख्या। तो कैल्शियम सल्फेट का लखिए, कैल्शियम सल्फेट में जब हम कैल्शियम सल्फेट SO4 जब इसे हम तोड़ेंगे ना तो कैल्शियम पर +2 आएगा और SO4 के ऊपर -2। ये लिखवाया भी गया था कि कैल्शियम पर +2 होता है, SO4 पर -2, तभी तो 2 यहाँ पर आया है, 2 यहाँ पर और कैंसिल हो गया है, तभी तो सूत्र बना है CaSO4। तब इसमें क्या हो गया? देखिए धनावेशों की संख्या कितना है? 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। चलिए इसे काट दीजिए, 2 × 12 और 2 × 16 ये आंसर हो गया। तो अर्थात लवण का भी तुल्यांकी भार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, अगला नंबर देखिए, Na2SO4 का तुल्यांकी भार। अब चलिए Na2SO4 का तुल्यांकी भार। तो Na2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे करेंगे? सोडियम का कितना होता है? परमाणु भार 23, लेकिन 2 है ना, तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। तो 46 हो गया। चलिए अगला नंबर सल्फर का 32 और इसका कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। हम जोड़ देंगे, कितना हो गया यहाँ पर? 2 6 3 9 9 4 13 1 14। जब निकालेंगे इसका अणुभार 142 आएगा। कितना आएगा? 142 लिखेंगे हम यहाँ पर 142। अब देखिए धनावेशों की संख्या कैसे जानेंगे? Na2SO4 को जब हम तोड़ेंगे, Na2SO4 को कैसे तोड़ेंगे? देखिए Na के ऊपर प्लस होता है और SO4 के ऊपर कितना होता है? -2। लेकिन देखिए इसमें Na कितना है? 2, इसीलिए सामने लिखना होगा 2। देखिए सोडियम ऊपर +1 होता है, लेकिन है कितना? 2 ना, तो इसीलिए सामने 2 लिख दिया। SO4 1 है तो SO4 को -2। तो देखिए एक सोडियम पर +1 लेकिन 2 सोडियम है, तो प्लस से कितना हो गया? 2+। जैसे या तो आप देखिए धनावेशों की संख्या, जब आप ऋणावेशों की संख्या देखेंगे देखिए -2 है ना, तो अर्थात खुद समझ लीजिए यहाँ 2 लिखने का मतलब ऐसे है कि Na प्लस फिर Na प्लस फिर SO4 -2, तभी तो Na मिलकर कितना हो गया? 2Na। तो देखिए प्लस और प्लस मिलकर कितना हो गया? 2+ है ना, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 2। जब भाग देंगे 2 7 14 2 1 का 2, कितना आ गया? 71। समझ में आ रहा है ना? तो हो गया कितना? Na2SO4 का तुल्यांकी भार 71, CaSO4 का तुल्यांकी भार 68। चलिए एक लास्ट नंबर देख लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कल ही जानना होगा। लास्ट नंबर चलिए देखिए, Al2SO4 का होल थ्राइज का तुल्यांकी भार। अब चलिए बराबर इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? एल्युमिनियम का होता है 27, कितना होता है? 27। तो 27 लेकिन 2 एल्युमिनियम है ना, 2 का गुणा करेंगे प्लस देखिए यहाँ पर लिखा गया है कोष्टक, तो कोष्टक लिखा गया है, कोष्टक चलिए लगा दीजिए। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौका 64 और कोष्टक के बाहर 3 है, मतलब 3 का गुणा कर दीजिए। ये हम क्या निकाल रहे हैं? इसका भार। तो देखिए 2 का 2 सते 14, 2 दूनी 4 1 5, इसे जोड़ दीजिए। 4 और 2 कितना हो गया? 6 6 3 9, 96 में 3 का गुणा होगा। चलिए गुणा कीजिए, 54 प्लस
3 में 6 का कितना हो गया 18 और 3 9 27 1 28 जोड़ दीजिए 8 और 4 12 8 5 13 और 1 14 तो 342 अर्थात जब आप देखेंगे ना Al2SO4 का होल थ्राइज का भार 342। और देखिए अब धनावेशों की संख्या, तो धनावेशों की संख्या कैसे निकाला जाएगा। एल्यूमिनियम देखिए Al2SO4 का होल थ्राइज जब तोड़ेंगे ऐसे टूटेगा। Al के ऊपर पहले आप यही देखिए, आपको जो आता है सबसे पहले आप वही ध्यान देंगे। Al के ऊपर +3 होता है और SO4 के ऊपर -2 होता है। अब देखिए एल्यूमिनियम कितना है 2, तो सामने लिख दीजिए 2। SO4 कितना है 3, सामने लिख दीजिए 3। अर्थात एल्यूमिनियम 2 बार है, तो एक ऊपर +3 फिर दूसरे ऊपर +3, कितना कुल प्लस हो गया 3 3 6। जैसे यहाँ पर देखिए SO4 -2 3 बार है, कितनी बार है SO4 -2 प्लस SO4 -2 प्लस SO4 -2, तभी तो मिलकर 3SO4 -2 है। तो 2 2 2 6, इसीलिए तो लिखा गया है यार धनावेशों की संख्या देखेंगे या आप ऋणावेशों की संख्या देखेंगे हमेशा क्या आएगा बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 6। चलिए 6 का भाग दे देंगे हमारा आंसर। चलिए आप स्वयं भाग दीजिएगा। तो लवर तक हमारा हो गया, हमारा आज की क्लास लवर तक तुल्यांकी भार हो गया। अब चलिए आज टाइम तो हो गया है, अगली क्लास में मैं आपको पूरा कर दूंगा अम्ल का और क्षार का तुल्यांकी भार। अब चलिए हम देखते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए लिखिए क्या होता है। जैसे हमने पहला नंबर पढ़ा कि तत्व का तुल्यांकी भार, दूसरा नंबर आयन का तुल्यांकी भार और तीसरा नंबर लवण का तुल्यांकी भार। तो 3 हमारा क्या हो गया, 3 टॉपिक हो गया। चलिए अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार देखते हैं। देखिए जैसे इनका सूत्र लिखा गया उसी प्रकार अम्ल और क्षार का भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे निकाला जाता है तुल्यांकी भार। तो चलिए पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार। न ऊपर क्या लिखा जा रहा है, जितने भी यहाँ पर बताए गए आपको, जितने भी इन हेडिंगों का आपको बताया गया तुल्यांकी भार, ऊपर भार लिखा जाता है। तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार अम्ल का अणुभार और बटे में होता है क्षारीयता। क्या होता है, बटे में लिखा जाता है क्षारीयता। क्षारीयता। और देखिए इसी फार्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर लिखा जाता है अम्ल का अणुभार। क्या लिखा जाता है, अम्ल का अणुभार और बटे में लिखा जाता है भास्मिकता। बटे में क्या लिखा जाता है, भास्मिकता। तो अगला नंबर क्या लिखा गया है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे क्या लिखा जाता है, भास्मिकता। ठीक है। और देखिए और फार्मूला होता है तीसरा नंबर
अम्ल का तुल्यांकी भार अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणु भार, अम्ल का क्या लिखेंगे हम, अणु भार। तो चलिए लिखते हैं अम्ल का अणु भार अम्ल का अणु भार बटे में लिखा जाता है, इसके बटे में क्षारीयता या भास्मिकता का मतलब क्या होता है, क्षारीयता या भास्मिकता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है H प्लस विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या। इसका मतलब क्या होता है, देखिए H प्लस विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या H प्लस विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या। तो देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार के लिए हमने यहाँ पर 3 फार्मूला लिख दिया है। इन 3 फार्मूला देखो लिखा गया है, पहला नंबर कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार और बटे क्या लिखा गया है, क्षारीयता। अगला नंबर लिखा गया है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटे भास्मिकता। और तीसरा नंबर अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटे H प्लस विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या। लिखिए इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों का मतलब एक होता है। देखिए क्षारीयता या भास्मिकता, या आप क्षारीयता कहिए या आप क्या कहिए, भास्मिकता। क्या लिखा गया है, भास्मिकता। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए क्षारीयता को भी इंग्लिश में कहते हैं बेसिसिटी। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेसिसिटी। क्षारीयता को क्या कहते हैं, बेसिसिटी। और भास्मिकता जो है इसे भी कहा जाता है बेसिसिटी। तो अर्थात क्षारीयता और भास्मिकता दोनों का मतलब एक ही होता है और इनका मतलब होता है H प्लस विस्थापित हाइड्रोजन संख्या। इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं हम। जैसे इसमें आपसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए HCl का तुल्यांकी भार, HCl का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऊपर लिखा गया है अम्ल का अणु भार। क्या लिखा गया है, अम्ल का अणु भार। तो चलिए HCl का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणु भार। तो चलिए हम अणु भार इसका निकालते हैं, HCl का अणु भार। तो हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, 1। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 36.5। तो हो गया, आ गया HCl का अणु भार कितना आएगा, 36.5। अब देखिए क्षारीयता भास्मिकता दोनों का अर्थ एक ही होता है और इनका अर्थ होता है H प्लस विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या। H विस्थापित का मतलब कोई चीज विस्थापन हो गया, किसी चीज का विस्थापन हो गया, विस्थापन का मतलब निकलना। तो H प्लस विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे HCl हो गया, क्या हो गया, HCl। जब HCl को हम जल में घोलेंगे, किसमें घोलेंगे, जल में। जब HCl को जल में घोला जाता है, किसमें घोला जाता है, जल में। जब हम इसे जल में घोलेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम H2O। H2O का मतलब किसमें घोल रहे हैं, जल में। जब HCl को जल में घोलेंगे तो इसमें से H प्लस बन जाता है और क्या बन जाता है, Cl माइनस। जब HCl को जल में घोलते हैं तो H प्लस बन जाता है और क्या बन जाता है, Cl माइनस। तो H प्लस देखिए HCl में से H प्लस क्या हो गया, विस्थापित हो गया। विस्थापित का मतलब बाहर निकल गया, विस्थापित का मतलब बाहर। तो HCl में से देखिए H क्या हो गया,
यहाँ पर टूट कर अलग हो गया, अर्थात H क्या निकल गया बाहर। तो देखिए कितना H निकला है 1, इसीलिए हम नीचे लिखते हैं 1। तो लिखा गया है H प्लस विस्थापित हाइड्रोजन संख्या, अर्थात इसमें हाइड्रोजन 1 निकला है, तो नीचे क्या लिखेंगे 1। और यही हमारा इसमें क्षारीयता या भास्मिकता कितना हो गया 1, अर्थात HCl की क्षारीयता या भास्मिकता कितनी होती है 1। तो जब हम 1 का इसमें भाग करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 1 का, हमारा यही आंसर आ जाएगा 36.5, 36.5। चलिए हमारा आंसर हो गया HCl का तुल्यांकी भार। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला नंबर हमसे पूछा जाएगा, अगला नंबर पूछा जाएगा HCN, किसका HCN का तुल्यांकी भार, HCN का तुल्यांकी भार। अब देखिए HCl का तुल्यांकी भार के लिए फिर हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे इसका अणुभार। तो चलिए अणुभार निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार और कार्बन का 12 होता है और नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है। तो चलिए जोड़ देते हैं, कितना आएगा 4 2 6 1 7 1 1 2 था 27, यही होगा ना। इसका HCN का आ गया अणुभार कितना 27। HCN भी एक अम्ल है जिसे हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, और ऊपर वालों को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन साइनाइड। तो चलिए आ गया HCN का अणुभार 27। अब फिर हम जब देखेंगे, जब HCN को जल में घोला जाता है, जब HCN को जल में घोला जाएगा तो यह भी फिर टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, H प्लस अलग हो जाएगा और Cn माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसमें H प्लस 1 है ना, H प्लस कितना है 1, अर्थात हाइड्रोजन कितना अलग हुआ है 1। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्षारीयता या भास्मिकता, तो हमारा 1 हो गया। जब 1 का हम भाग देंगे कितना आंसर आएगा 27। तो आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं। चलिए जैसे अगला नंबर हम देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है H2SO4। अगला नंबर क्या है H2SO4। H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर। चलिए H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। चलिए H का क्या होता है 1, H का 1 तो इसमें 2 है, अर्थात H2 है तो लिखेंगे 1 गुणित 2, हमने आपको भार निकाला बता दिया है। प्लस सल्फर का कितना होता है 32, कितना होता है 32। ऑक्सीजन का 16, 16 और 4 तो 16 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। तो चलिए 2 हो गया, 32 हो गया, 16 में 4 का गुणा होगा 64। अब हम इसे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना आ गया 98। जब जोड़ेंगे कितना आएगा 98, तो हम लिखेंगे अणुभार 98। अब चलिए क्षारीयता या भास्मिकता या H प्लस विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा। जब हम H2SO4 को जल में घोलेंगे, H2SO4 को जब हम जल में घोलेंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, जल में घोलेंगे तो इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, कितना 2H प्लस, क्योंकि यहाँ पर H2 है इसलिए 2 निकलेगा। तो हो गया 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस 2। इस प्रकार से H2SO4 जल में टूटता है। H2SO4 जल में इस प्रकार से टूटता है कि H2SO4 जल में जब घोले तो 2H प्लस बन गया प्लस SO4 माइनस 2। अब देखिए इसमें कितना H निकला है 2 था इसमें H, तो 2 बाहर निकल गया, तो नीचे हम लिखेंगे 2। हमारा क्षारीयता या भास्मिकता कितना हो गया 2। अब हम जब 2 का इसमें भाग करेंगे तो चलिए कितना आएगा, इसमें 2 चौक 8 और 2 9 18, तो हमारा आ गया 49। तो हो गया हमारा H2SO4 का तुल्यांकी भार 49। तो तुल्यांकी भार भी निकालना आपको आ जाएगा। बस आपको इसमें अम्ल में यही ध्यान देना है कि हाइड्रोजन जब जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन कितना बाहर निकलता है, उसी को हम भास्मिकता या क्षारीयता कहते हैं। चलिए अगला नंबर आपको ध्यान देना है। अगला नंबर हमारा एग्जाम्पल क्या है, अगला नंबर हमारा है एसिटिक अम्ल CH3COOH।
का तुल्यांकी भार। चलिए अगला नंबर हमारा क्या है, अगला नंबर हमारा है CH3COOH का तुल्यांकी भार। तो चलिए इसका भी तुल्यांकी भार निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अणुभार। तो CH3COOH का जब अणुभार निकालते हैं कितना आता है, चलिए अणुभार निकाल लेते हैं हम। चलिए कार्बन का कितना होता है 12, तो कार्बन इसमें 2 है तो लिखेंगे 12 गुणते 2। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसमें ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 2, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुणते क्या लिखेंगे 2। चलिए 12 दूना कितना हो जाएगा 24 और 4 में 1 का गुणा होगा 4 और 16 दूना 32। चलिए जब इसे हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे हमारा आएगा 60, कितना आएगा 60। तो CH3COOH, CH3COOH इसका हमारा आ गया अणुभार कितना 60, तो हम लिखेंगे 60 और बटे में क्षारीयता भास्मिकता का मतलब जब जल में हम घोलेंगे। तो चलिए इसे हम जल में घोलते हैं। जब हम जल में घोलेंगे देखिए क्या हो जाएगा, चलिए इसे हम जल में घोलते हैं। तो इसे हम ऊपर पहले लिख देते हैं, थोड़ा जगह हो जाए इसलिए हम इसे ऊपर लिख दें। चलिए इसे हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि CH3COOH का तुल्यांकी भार, का तुल्यांकी भार बराबर कितना आ गया था 60। अब चलिए इसे हम जल में जब घोलेंगे, जब CH3COOH जब इसे जल में घोलते हैं तो देखिए इसमें से कितना हाइड्रोजन निकलता है। जब जल में घोलते हैं तो यह इस प्रकार टूटता है। आपको प्रैक्टिस करना है, आप भी ऐसे घर पर बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हम HCl को जल में घोलेंगे कैसे टूटेगा, HCN को जल में घोलेंगे कैसे टूटेगा, और H2SO4 को जल में घोलेंगे कैसे टूटेगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी तो पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बाकी धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री क्या हो जाएगा ना, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको हर एक चीज़ आएगा। तो CH3COOH को क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो वह इस प्रकार से टूटता है CH3COO- और H+। यह मत सोचिए आप कि सर 3 और 1 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन निकलता है, नहीं निकलता है। यह ऐसे टूटता है। CH3COOH के जब जल में घोलते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अलग हो जाता है। देखिए अलग हो गया ना, माइनस आ गया, और 1 H निकलता है। कितना निकलता है 1 H। तो बताइए इसमें हाइड्रोजन कितना निकला है 1। इसका मतलब CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल की क्षारीयता या भास्मिकता कितनी हो गई 1। तो हम लिखेंगे 60 और बटे 1। अब सर 60 में जब 1 का भाग करते हैं क्या आता है 60 ही आएगा, तो आएगा 60। तो हमारा आंसर क्या हो गया 60। चलिए और देखते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, आप निकालना सीख लीजिए किसका, HCl का सीख लीजिए, HCN का निकालना सीख लीजिए, H2SO4 का। मैं जितना सिखाऊंगा ना आपको रसायन विज्ञान में सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना पढ़ाया जाएगा बस वही आएगा। चलिए अगला नंबर और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला नंबर चलिए देखिए ध्यान से, अगला नंबर अब यही आपको ध्यान देना है, जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इन सभी को आपको ध्यान देना है। वह है H3PO4। क्या कह रहे हैं आप, H3PO4, H3PO4। चलिए H3PO4। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा गया है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। और चलिए इससे पहले इसे बता देता हूँ, बाकी और जो होगा और बताऊंगा। तो चलिए H3PO4, H3PO4 इसे हम कहते हैं फास्फोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार। चलिए का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाएगा, का तुल्यांकी भार। अब देखिए इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुल्यांकी भार के लिए इन अम्लों का हम क्या लिखते हैं, अणुभार। क्या लिखते हैं, अणुभार। तो इसका अणुभार चलिए हम लिखते हैं, अणुभार ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है
1, हाइड्रोजन 3 है तो 3 का गुणा करेंगे। फास्फोरस का 31 होता है तो फास्फोरस इसमें एक ही है तो किसी का नहीं गुणा होगा। प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का गुणा होगा। चलिए 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 प्लस 31 प्लस 16 में 4 का गुणा करेंगे 64, यही आएगा। चलिए जोड़ देते हैं, 4 और 1 5 और 5 3 8 6 3 9 अर्थात 98। इसका कितना आ गया 98, तो हम लिखेंगे 98 और बटे। अब चलिए हम देखते हैं कि H3PO4 इसका भास्मिकता या क्षारीयता क्या होगा। तो भास्मिकता या क्षारीयता का मतलब ही होता है कि जब हम अम्लों को जल में घोलते हैं तो इसमें से कितना हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसी को हम कहते हैं H+ विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या। तो क्या करेंगे कि H3PO4 को जब जल में घोलेंगे, H2O में घोलेंगे, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन, तीनों का तीनों हाइड्रोजन अलग हो जाता है 3H+ और प्लस PO4 के ऊपर -3। तो देखिए इसमें क्या हुआ, तीनों का तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो जितना हाइड्रोजन निकलता है वही हमारा हो गया क्षारीयता। तो इसमें लिखेंगे बट्टे में 3, क्या लिखेंगे बट्टे में 3 लिखेंगे। अब 98 में हम 3 का भाग दे देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर एग्जाम्पल, जितना मैं बता रहा हूँ आपको इतना प्रैक्टिस करना है, आपके बुक में इतना ही पूछा जाएगा आपसे। चलिए अगला नंबर H3PO3। तो H3PO3 यह क्या लिखा गया है H3PO4। तो H3PO3 इसे हम कहते हैं फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। अब देखिए फास्फोरस अम्ल का हमें निकालना है तुल्यांकी भार। हमें ज्ञात करना है का तुल्यांकी भार। चलिए अब तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, सबको पता है। चलिए अब देखिए अगला नंबर हमारा है H3PO3। क्या है, देखिए इसमें पहला नंबर लिखा गया है H3PO4 जिसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, और अगला नंबर है H3PO3 जिसका नाम क्या है फास्फोरस अम्ल। इनमें थोड़ा सा अंतर, यहाँ पर 4 लिखा गया है और यहाँ पर 3। चलिए जब H3PO3 इसका हम निकालेंगे अणुभार, तो इसका पहले हमें क्या निकालना होगा अणुभार। अणुभार निकालेंगे तभी तो क्या निकालेंगे तुल्यांकी भार। चलिए अणुभार कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 3 है, 3 का गुणा हो जाएगा, प्लस फास्फोरस का 31 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन 3 है, 3 से क्या हो जाएगा गुणा। अब क्या हो गया 3 में 1 का गुणा 3 प्लस 31, 16 में 3 का गुणा होगा कितना आएगा 48। जब हम इसे जोड़ देंगे लिखिए कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 9 3 12, 4 3 7 1 8 अर्थात H3PO3 का अणुभार आ गया 82। कितना आ गया, ऊपर लिखेंगे 82। अब नीचे क्या होता है, नीचे होता है फार्मूला में क्षारीयता। क्षारीयता का मतलब जब हम इसे जल में घोलेंगे, तो चलिए इसे जब जल में घोला जाता है ध्यान से देखिए H3PO4 क्या लिखा गया है PO3, H3PO3। अब इसे हम जब जल में घोलेंगे H2O, H2 का मतलब जल में घोलेंगे, यह टूट जाता है। ध्यान से देखिए यह टूटता है 2H+ और HPO4 है यहाँ पर, तो 3-2। ध्यान से देखिए कैसे टूटता है। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर था H3PO4। तो H3PO4 को जब तोड़ते हैं तो तीनों हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन H3PO3 में कितना हाइड्रोजन निकलेगा 2 हाइड्रोजन। कितना निकलता है 2। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है लेकिन निकला है 2। जब 2 हाइड्रोजन निकला है, अभी 1 हाइड्रोजन बचा है और वह किसके साथ जुटा है माइनस के साथ, माइनस आयन के साथ जुट गया है, बन गया है HPO3-2, HPO3-2। तो H3PO4 इस प्रकार टूटता है और H3PO3 इस प्रकार टूटता है। तो बताइए इसमें हाइड्रोजन तो 3 था, लेकिन जल में कितना हाइड्रोजन निकला है 2। जब जितना हाइड्रोजन बाहर निकलता है वही हमारा क्षारीयता या क्या होता है
भास्मिकता, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। जब 2 लिखा जाएगा इसका हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 1 का 2, ये हमारा हो गया तुल्यांकी भार। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको याद रखना होगा कि इसमें 3 निकलता है और इसमें 2। हाइड्रोजन तो इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें से 3 निकलेगा और इसमें से 2। यह CH3COH में से कितना निकलता है 1। एक नंबर और बचा है, अगला नंबर एग्जाम्पल है। अगला नंबर देखिए क्या है। अगले नंबर का नाम है H3BO3। देख लीजिए, आपको ध्यान देना है। अगला नंबर जो कभी आपसे बुक में पूछा जाता है, आपके पेपर में बस इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला नंबर लिखा गया है H3BO3। H3BO3, तो H3BO3 इसका नाम रखा गया है, इसका नाम देखिए क्या रखा गया है H3BO3, इसका नाम रखा गया है बोरिक एसिड। इसका नाम बोरिक एसिड मतलब अम्ल। जब आपसे पूछा जाए कि बोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार, अब देखिए इसका क्या निकालना है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं अणुभार। क्या ज्ञात करते हैं अणुभार। चलिए H3BO3 का अणुभार ज्ञात करेंगे। चलिए बताइए हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 3 है तो 3 से गुणा, बी कार्बन का 1 1 लिखाया गया होगा, हीलियम का 2 4, लिथियम का 3 7, और कितना लिखाया गया है बोरान 5 11, कार्बन का 6 12। हाँ तो बोरान का कितना हो गया 11, यही है ना, बोरान का 11, तो 11 हम लिखेंगे। चलिए कितना है, एक ही बोरान है तो इसमें गुणा नहीं होगा, ओ का मतलब ऑक्सीजन, तो 16 गुणते कितना लिखेंगे 3, 16 गुणते 3। अब चलिए इसे हल कर देंगे तो 3 हो गया प्लस 11, और इसमें इसका गुणा होगा 48, 8 और 1 9, और 9 3 12, 4 1 5, और कितना हो गया 6। अर्थात इसका आ गया H3BO3 का अणुभार कितना आ गया 62/। अब देखिए आपको इसमें याद क्या रखना है, आप इसे क्रम से याद रखिए। क्रम से क्या याद रखना है कि H3PO4 इसकी क्षारीयता 3, H3PO3 इसकी क्षारीयता 2, और H3BO3 इसमें भी 3 हाइड्रोजन है लेकिन इसकी क्षारीयता 1 होती है, तो 1 लिखा जाएगा। 62 में 1 का भाग देंगे 62, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आपको ध्यान देना है कि किस अम्ल में से कितना हाइड्रोजन निकलता है। H3PO4 में से कितना निकलेगा 3, देखिए नीचे 3 लिखा गया है। H3PO3 में से 2, और H3BO3 में से 1। तीनों में समान है हाइड्रोजन संख्या 3 3 3, लेकिन इसमें से 3 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा और इसमें से 1। इसे आपको याद रखना होगा। बाकी अब आपके मन में होगा सर ऐसा क्यों होता है, तो आप आगे से जान लेंगे। रसायन विज्ञान में आगे आपका आएगा एक चैप्टर जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन में इसका डिटेल बताया जाएगा कि क्यों इसमें से 3 हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें से 2 और इसमें से 1। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद एक और हम उदाहरण देखेंगे अम्ल का, और अम्ल का तुल्यांकी भार हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। आपसे पूछा जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार। तो देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार आपसे पूछा जाएगा कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार, तो सबसे पहले इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, आपको याद रखना है COOH और सिंगल बॉन्ड COOH, यही इसका मेन फार्मूला होता है।
ऑक्जेलिक अम्ल इंग्लिश में कहते हैं ऑक्जेलिक और हिंदी में ऑक्सेलिक। तो इसका फार्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। लिखिए इसी को कुछ लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं कि COOH और कोष्टक बंद करके यहाँ पर लिख देते हैं 2। 2 बार है ना, देखिए COOH कितनी बार है, 2 बार। तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ बुक में या कुछ लोग ऐसे लिख देंगे कि COOH कोष्टक लगाकर 2 अर्थात COOH का होल ट्वाइज। COOH का होल ट्वाइज, इसी का नाम क्या रखा गया है, ऑक्सेलिक अम्ल। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला अर्थात इसका फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है। तो यही हमारा होता है ऑक्जेलिक अम्ल COOH सिंगल बॉन्ड COOH। जब इसे हम जल में घोलते हैं H2O में, तो देखिए इसमें से क्या होता है, ऊपर से H और नीचे H, दोनों H बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर बच जाता है COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस। तो इसमें से बताइए, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल में से कितना हाइड्रोजन बाहर निकला, 2। कितना निकला, यदि आप घर पर बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सभी को आ जाएगा। तो 2 निकला, तो इसकी क्षारीयता अर्थात अम्लीयता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षारीयता या भास्मिकता कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे। चलिए इसका अणुभार क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 और गुणते क्या लिखेंगे, 2। ऑक्सीजन का 16 गुणते क्या लिखेंगे, 4। हाइड्रोजन का 1 गुणते क्या लिखेंगे, 2। कार्बन 2 है, 2 से गुणा, ऑक्सीजन 4 है, 4 से गुणा, हाइड्रोजन 2 है, 2 से गुणा। चलिए 12 का 2 में गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 24। 16 में 4 का गुणा होगा 64, 1 में 2 का गुणा होगा 1। चलिए इसे जोड़ देते हैं, 4 4 8 और 2 10, 6 2 कितना हो गया, 8 1 9, अर्थात इसका अणुभार आ गया 90। यहाँ पर हम लिखेंगे 90 और बटे इसकी क्षारीयता भास्मिकता कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। तो बटे में लिखेंगे 2 और जब भाग देंगे कितना आ गया, 45। तो आ गया ऑक्सेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार 45। तो अम्ल का तुल्यांकी भार कंप्लीट हो गया। चलिए अगला नंबर हम देखते हैं क्षार का तुल्यांकी भार। चलिए अब हम देखते हैं क्षार का तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्मूला। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा कि क्षार का तुल्यांकी भार बराबर हम लिखेंगे क्षार का अणुभार और बटे में लिखेंगे अम्लीयता। क्या लिखते हैं, अम्लीयता। और देखिए अम्लीयता को आपको याद रखना है कि अम्लीयता को इंग्लिश में कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी मतलब अम्लीयता। इस फार्मूले को इस प्रकार भी लिखा जाता है कि क्षार का तुल्यांकी भार बराबर लिखा जाता है क्षार का अणुभार और बटे में लिखा जाता है OH माइनस विस्थापित, या इस प्रकार लिख देते हैं कि विस्थापित OH माइनस की संख्या, विस्थापित का मतलब निकलना, विस्थापन का मतलब विस्थापन हो गया, विस्थापित OH माइनस की संख्या। तो देखिए पहला नंबर में क्या लिखा गया था, अम्ल में लिखा गया था, अम्ल का तुल्यांकी भार में फार्मूला बताया गया था कि अम्ल का अणुभार बटे क्षारीयता। इसमें क्या है, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे अम्लीयता। तो अम्ल वाले में क्षारीयता लिखा जाता है, क्षार वाले में अम्लीयता। अम्लीयता का मतलब होता है उसमें से कितना OH माइनस निकला है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और आज की क्लास समाप्त होने वाली है। चलिए एग्जाम्पल में पहला नंबर देखते हैं हम NaOH। क्या देखेंगे, पहला नंबर हमारा है NaOH।
चलिए NaOH का पहला प्रश्न, तुल्यांकी भार। NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार बराबर, चलिए लिखा गया है अणुभार, क्षार का अणुभार। तो ये लिखे NaOH क्षार है, NaOH क्या है, क्षार, क्योंकि इसमें क्या है OH। जिस यौगिक में OH होता है वह क्षार होता है, और जिस यौगिक में H होता है वह अम्ल होता है। तो NaOH क्या है, क्षार है। तो चलिए इसका अणुभार निकालते हैं। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया है 40। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो लिखेंगे 40 और बटे। अब लिखिए यहाँ पर लिखा गया अम्लीयता। तो अम्लीयता का मतलब जब हम NaOH को जल में घोलेंगे, किस में घोलेंगे, जल में जब घोलेंगे तो Na प्लस हो जाएगा और OH माइनस। तो बताइए इसमें से OH माइनस कितना निकला है, 1, और यहाँ पर लिखेंगे 1। ये हमारा हो गया क्या, अम्लीयता। जब भाग देंगे 40 ही आएगा, यही हमारा आंसर। तो तुल्यांकी भार निकालना बहुत आसान है, बस आपको ध्यानपूर्वक पूरे क्लास को पढ़ना होगा। यह 5 और 10 मिनट का वीडियो नहीं है, यह आपका 40 से 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो है। आपको धैर्यपूर्वक पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक आएगा और मज़ेदार तरीके से आएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए KOH, तो KOH आप इसी प्रकार निकाल लीजिएगा। मैं KOH का नहीं बताऊंगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको MgOH का होल ट्वाइज। KOH का आप स्वयं निकाल लीजिएगा। MgOH का होल ट्वाइज, MgOH का होल ट्वाइज, पहले नंबर को पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे नंबर को पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH का होल ट्वाइज इसे ही कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH का होल ट्वाइज इसी का नाम है। चलिए इसका हम निकालते हैं तुल्यांकी भार। तो लिखेंगे का तुल्यांकी भार, का तुल्यांकी भार बराबर, लिखेंगे हम अणुभार, ऊपर लिखा गया है 4 का अणुभार। चलिए इसका अणुभार कितना होगा, मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। कोष्टक के बाहर 2 लिखा गया है, तो इसमें भी कोष्टक लगाकर गुणते क्या लिख देंगे, 2। क्या लिख देंगे, 2। कोष्टक बाहर 2 तो 2 का गुणा, चलिए 24 हो जाएगा, और 16 1 17, 17 गुणते 2 हो गया 24 प्लस 17 दूना 34, 4 4 8 और 3 और 2 5, 58। कितना आएगा, 58। तो आ गया MgOH का होल ट्वाइज, MgOH का होल ट्वाइज का आ गया अणुभार 58 और बटे। अब हम लिखेंगे इसका अम्लीयता। तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, इसे जब हम जल में घोलेंगे, चलिए इसे हम जल में घोल रहे हैं, जल में घोलेंगे MgOH का होल ट्वाइज, इसे जब हम जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg बाहर निकल जाएगा, और Mg के ऊपर सबको पता है कितना होता है, +2। इसीलिए तो आपको बताया गया था रासायनिक सूत्र, प्लस OH के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। तो OH के ऊपर माइनस, इसमें OH कितना है, 2, तो सामने लिखा जाएगा 2। देखिए Mg 1 था, Mg 1 है, OH 2 है, तो OH भी कितना है, 2। तो इसमें OH कितना निकला, 2 निकला है बाहर। तो यही हमारा हो गया अम्लीयता। जब 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 49 हमारा आ गया, 49 हमारा आ गया, कितना, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, अच्छा 2 दूनी 4 होगा, 1 निकलेगा, 2 9 18, 29, ठीक है ना, सही है। तो 29 हमारा क्या हो गया, MgOH का होल ट्वाइज का तुल्यांकी भार 29।